Good morning, dear students. Today I will teach you about Hindu Mahasabha, RSS, and BJP. This topic is part of Chapter 2, 12th class Political Science, Era of One Party Dominance. Dear students, सबसे पहले मैं आपको हिंदू महासभा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई और ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था हिंदू महासभा। इसमें बताया गया कि सबसे पहले एक पॉइंट आपको पता होगा, पहले एक पार्टी बनी थी अंग्रेज़ों के टाइम पर। मैं वैसे बता रहा हूँ 1906 में एक पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग। वो पार्टी क्या करती थी? मुस्लिम लीग पार्टी वो केवल मुसलमानों के मुद्दे उठाती थी, मुस्लिम के हित की बात करती थी केवल। तो ये बात हिंदुओं को थोड़ी अजीब लगती थी। हिंदुओं को लगा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हिंदुओं की बात करे, जो हिंदुओं के हितों की बात करे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे हिंदू नेता थे, बट कुछ कट्टर हिंदू जो बिल्कुल ये सोच रहे थे कि नहीं, बिल्कुल ही हिंदुओं के लिए डेडिकेटेड एक संस्था होनी चाहिए जो केवल हिंदुओं की हितों की बात करे। क्योंकि कुछ नेताओं का ये मानना था कि कांग्रेस सही मायने में हिंदुओं के हितों की आवाज़ नहीं उठा रही है, हिंदुओं के पक्ष में काम नहीं कर रही है। तो ये हिंदू महासभा, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्या है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसको पहले केवल हिंदू सभा के नाम से, केवल हिंदू महासभा नहीं, केवल हिंदू सभा के नाम से 1908-9 में एक पंजाब में एक छोटी शुरुआत होती है। हालांकि इस आंकड़े के बारे में कहीं भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा, इसलिए आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। कैसे, किसको छोड़ सकते हो? जैसे, क्योंकि सही मायने में जो हिंदू महासभा, हम हिंदू सभा की बात नहीं कर रहे, हिंदू सभा पंजाब से स्टार्ट हुई थी, एक रीजनल लेवल पर छोटी पार्टी थी, बट बड़े लेवल पर हिंदू महासभा के नाम से जो एक पार्टी स्टार्ट हुई। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो आप ये डेट बताएंगे 1915 में। ये डेट आप जरूर याद रखें कि कब स्टार्टिंग हुई, 1915 में। ये क्वेश्चन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपसे ये पूछा जाएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1915 में। बट 1915 में ये जो स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने की थी। बट 1915 में जो हिंदू महासभा थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो जस्ट एक सांस्कृतिक संगठन कह लो, उसको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बट हिंदू महासभा 1933 में किस में चेंज कर दी गई? एक पॉलिटिकल पार्टी में चेंज कर दी गई। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदू महासभा ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1915 में बना। जब आपसे पूछा जाए कि हिंदू महासभा एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कब स्टार्ट हुई, तो वो स्टार्टिंग की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पर बताया गया स्प्लिट फ्रॉम, यानी हिंदू महासभा के जो लोग हैं, ये जो पार्टी है, ये किससे अलग होकर बनी? अरे जितने भी नेता इसके थे वो सारे पहले कहीं ना कहीं किसके मेंबर थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही वो अलग होकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम है हिंदू महासभा। ये पार्टी क्यों बनाई गई? मैंने बताया, मुसलमानों ने 1906 में एक पार्टी बनाई थी, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग में आपको पता होगा जो हिंदू लोग थे, उन कुछ हिंदू लोगों को ये लगता था कि हिंदुओं की सही आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यहाँ पर हिंदू महासभा बनाई गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही अलग हुई थे। और अब एक पॉइंट और आप जरूर याद रखें, जो ये विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के नेता थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर याद रखें। मैंने क्या बताया आपको? विनायक दामोदर सावरकर पहले ये क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, परंतु बाद में जो दामोदर सावरकर हैं, बाद में ये हिंदू महासभा के नेता बन गए थे।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट और आप देख पा रहे हैं कि कई बार ये पूछा जाता है कि देश का विभाजन किसने किया। तो जितने आदमी आप, जितने विद्वानों से आप बात ये सुनोगे कि भाई भारत का विभाजन करने में जो जिम्मेवार आदमी वो कौन है, तो मुझे ये लगता है कि भारत का विभाजन करवाने में, हालांकि इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन किया जा सकता है, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट किया जा सकता है, आपके भी कुछ अलग विचार हो सकते हैं, पर मेरा पर्सनली ये मानना है जो भारत का विभाजन करवाने में हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग का भी बड़ा योगदान है। क्योंकि मुस्लिम लीग वाले केवल एक ही बात करते थे, केवल मुसलमानों के हित की, और जो हिंदू महासभा वाले थे वो केवल हिंदुओं के हित की बात करते थे, और पूरे देश की हित की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हिंदू महासभा के बारे में पढ़ लिया है। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पर। अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसको स्वयं सेवक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार जैसे आप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप जाइए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए और यहाँ पर सेवा करिए। हालांकि ये एक सांस्कृतिक संगठन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, यानी ये कोई पार्टी नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक, क्योंकि ये जो आरएसएस के लोग होते हैं थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि खुद भी ये इनको हथियार वगैरह चलाना भी सिखाया जाता है, इसलिए इनको सैनिक ना बोलकर अर्धसैनिक बोला गया है, और ये स्वयं सेवक संगठन है। अब बीसीसी के अनुसार, एक चैनल है बहुत बड़ा, बीसीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। मतलब पूरी दुनिया में स्वयं सेवकों का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इतने ज़्यादा मेंबर हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस को बीजेपी का पैतृक संगठन कहा जाता है। कि कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी पार्टी है, ये लगा लो कि उसकी ओरिजिन, उसको बेस, बीजेपी को बेस प्रदान कौन करता है? बेस आरएसएस। आरएसएस हम किसको बोल रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं, एस से सेवक। तो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसको शॉर्ट में हम केवल आरएसएस बोलेंगे। तो ये जो आरएसएस है, ये जो आपको पता होगा आरएसएस की सोच क्या है? आरएसएस की सोच क्या है? हिंदू नेशनलिज्म। यानी ये हिंदू नेशनलिज्म, यानी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं में राष्ट्र प्रेम के नाम पर एक हो जाना चाहिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू कल्चर को बचाना पड़ेगा, ये सब बातें यहाँ पर की जाती हैं। हिंदुत्व को बढ़ावा देने का ये काम करते हैं। अब ये पार्टी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये 1925 में बना था। सोचिए, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 1925 में, आपको मैंने बताया था 1915 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था हिंदू महासभा, ये 1925 में बना। अब इसके जो फाउंडर हैं वो एक डॉक्टर थे। ये जो फाउंडर हैं जिन्होंने आरएसएस की स्टार्टिंग की थी, वो कौन है? आज से लगभग 95 ईयर अगो, आज से लगभग 95 साल पहले, डॉक्टर के बी हेडगवार। डॉक्टर के बी हेडगवार, के से क्या बनेगा? केशव, और बी से बलीराम, और ये हेडगवार। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो स्टार्टिंग करने वाला मेन आदमी कौन है? जो डॉक्टर है के बी हेडगवार। कौन नाम है? के बी हेडगवार, ये मेन आदमी है। और ये जो पार्टी है, आपको पता होगा, दो विचारधाराओं के बारे में बहुत सुना होगा। जैसे मैंने पहले आपको एक सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट विंग से बिलोंग करती है, ये बिल्कुल, यानी इनकी, इस पार्टी की सोच कम्युनिस्ट पार्टी की सोच के बिल्कुल अपोजिट है। ये पार्टी राइट विंग को बिलोंग करती है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जो आरएसएस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डॉक्टर हेडगवार भवन, ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको पता चल गया। और अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, एक दो मेन पॉइंट हैं जिसको आप डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा आपको। इस टाइम पर जो संघ चालक है, संघ चालक, यानी इस टाइम पर जो आरएसएस है, आरएसएस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इस टाइम पर जो आदमी चीफ है, यानी इस टाइम पर जो इसका हेड है, जिसको हम बोलेंगे संघ चालक मोहन भागवत है। कौन है? मोहन भागवत है। और इस टाइम पर जनरल सेक्रेटरी कौन है? सरकार्यवाह, मतलब सरकार्यवाह, ये मतलब आरएसएस वाले जनरल सेक्रेटरी को क्या बोलेंगे? सरकार्यवाह। तो दत्तात्रेय होसबले, क्या नाम है? दत्तात्रेय होसबले, याद रखना। यानी दो मेजर पोस्ट पर ये आदमी बैठे, एक पर सबसे चीफ, सबसे मेन है, फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट पोस्ट है जो सबसे बड़ी है, उस पे मोहन भागवत बैठे हैं। दूसरे पे कौन बैठे हैं? दत्तात्रेय होसबले। अब एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन पे। आज़ादी के बाद, एक बार तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही अंग्रेजों ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। आज़ादी के बाद भी आरएसएस पर 3 बार बैन लग चुका है। मतलब इस संगठन को बताया गया कि कई बार ये संगठन देश हित में कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे कई बार बैन लगे। कब लगे? 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो इस संगठन पे बैन लगाया गया। क्यों? क्योंकि कई जगह पर ये कहा गया, और कहा क्या गया है, सच्चाई थी, जो नाथूराम गोडसे था वो आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन का ही मेंबर था। उन्होंने कुछ समय पहले ही आरएसएस छोड़ी थी, और फिर फाइनली उन्होंने महात्मा गांधी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में आरएसएस को सरदार पटेल के कहने पर कुछ समय के लिए बैन कर दिया। फिर आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगा दिया था। 1975 में आपातकाल लगा था, 1977 तक आपातकाल चला था। तो इस दौरान भी आरएसएस पे 2 साल बैन लगा दिया गया। और फिर आपको पता होगा, ये डेट भी जरूर याद रखना, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 1992 में गिरा दिया गया। आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन 1992, 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके गिराने के कारण इसमें पता चला कि बाबरी मस्जिद गिरवाने वाले भी ज़्यादातर लोग आरएसएस के थे, उनका ही इसमें हाथ है, इसलिए इस बात के लिए भी इन पर बैन लगा दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर जान लिया किस किस के बारे में। हिंदू महासभा के बारे में जान लिया, और फिर हमने आरएसएस के बारे में जान लिया। तो अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? अब हम भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय जो जनसंघ है, इसकी स्थापना होती है 1951 में। और एक बात याद रखना, जो भारतीय जनसंघ है ना, जैसे मैंने पहले बताया था हिंदू महासभा, फिर मैंने बताया आरएसएस, फिर मैंने बताया, अब बता रहा हूँ आपको भारतीय जनसंघ, इन सब की सोच लगभग बिल्कुल एक जैसी है। हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, इन सब बातों को लेकर ही चलते हैं। डिटेल हम अब देखेंगे। तो आपको पता होगा, एक आदमी का नाम आपने बहुत सुना होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है आदमी का? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत ही मतलब ये लगा लो कि बीजेपी वालों के लिए सबसे ज़्यादा वो इसी नेता को मानते हैं। इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी। स्थापना कब करी? 1951 में। ये बात आप याद रखना, स्थापना कब की जा रही है? 1951 में स्थापना की गई है भारतीय जनसंघ की। और याद रखना, ये एक पार्टी है। पहली बात, ये बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी है, जिस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ। ठीक है। और इस पार्टी की स्थापना 1951 में होती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और याद रखना कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इसकी सोच बिल्कुल मतलब ना तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच अच्छी लगती है, ना इसको गांधी की सोच अच्छी लगती है। इसके विचार बिल्कुल उनसे अपोजिट थे, अलग थे। यहां पर मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, इसी पार्टी का एक और प्रमुख नेता है जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है, दीनदयाल उपाध्याय। बिल्कुल मेन नेता है इस पार्टी का। दीनदयाल उपाध्याय ने एक, ये थोड़े से संत टाइप के आदमी भी थे, राजनेता तो थे ही। इन्होंने एक फिलोसफी दी थी। इनकी फिलोसफी का नाम है एकात्म मानववाद। ये बात याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की फिलोसफी दी थी। और जो ये फिलोसफी है एकात्म मानववाद, इसको हमें डिटेल से भी पढ़ना है, काफ़ी डिटेल से। एक अलग वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा कि एकात्म मानववाद क्या है, क्योंकि अलग से आपके सिलेबस में डला हुआ है। और छोटे अलग से कंपटीशन एग्जाम में भी हर जगह ये पूछ भी लेते कई बार, एकात्म मानववाद का विचार किसने रखा था? दीनदयाल उपाध्याय ने रखा था।
तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में पहली कैबिनेट बनाई जाती है। मंत्री, भाई एक प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे मंत्री भी तो होंगे। उन मंत्रियों में याद रखना, आपको पता होगा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट मिली थी, और उसमें कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पता है कि उसकी सोच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नहीं मिलती, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जगह दी, उसको मंत्री बनाया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्या आज के टाइम में मोदी जी किसी ऐसे आदमी को, नरेंद्र मोदी जी क्या किसी ऐसे आदमी को मंत्री पद देंगे जिसके साथ उसकी सोच नहीं मिलती? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। तो सोचिए कि इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच कितनी बड़ी थी कि विपक्ष को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर श्यामा प्रसाद आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट के हिस्सा थे। आज़ाद भारत में जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है, जो पहली कैबिनेट बनती है उसके ये भी मेंबर थे 1952 में भारत में। और याद रखना, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, इनको छोटा मोटा नहीं, इनको वित्त मंत्री बनाया गया था यार, मतलब बहुत बड़ी बात है। पहले कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया? वित्त मंत्री बनाया, यानी बहुत अच्छा मंत्रालय इनको दिया। 1952 की बात करते हैं। भारत में पहले आम चुनाव हुए। अब कैसे हम 1952 के पहले आम चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे, इन आम चुनाव से पहले आपको पता होगा कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? इन आम चुनाव से पहले मैंने बताया, पहले आम चुनाव होंगे 1952 में, और 1951 में तो भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये पार्टी बनाई क्यों? अरे भाई, चुनाव लड़ेंगे ना, अब राजनीति में आ गए, अपनी पार्टी बना ली 1951 में। तो 1952 में अब भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, अब वो क्या करने जा रही है? 1952 में वो चुनाव लड़ने जा रही है। भाई, पहला आम चुनाव होगा, पहले आम चुनाव हुए, और इस चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? भारतीय जनसंघ को टोटल 3 सीट मिली बस। सोचिए, अलग पार्टी बनाई, फेमस व्यक्ति हैं, और सिर्फ उनको सीट कितनी मिल रही हैं? सिर्फ 3 सीट। क्या ऐसा होने से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हौसला तोड़ देंगे? नहीं, हौसला नहीं तोड़ेंगे, लगातार लगे रहे अपने कार्यों पर। फिर 1952 के बाद 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव हुए, और भारतीय जनसंघ पार्टी ने फिर हिस्सा लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी ने फिर हिस्सा लिया, आम चुनाव में भाग लिया, और इस बार भारतीय जनसंघ पार्टी को 5 सीट मिली। और याद रखना, आपको पता भारतीय जनसंघ पार्टी का एक नेता कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ पार्टी के तहत पहली बार चुनाव 1957 में लड़ा, और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार MP सांसद बने। कब बने पहली बार सांसद? 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में। आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी की तरफ से पहली बार सांसद बने। अब आगे देखिएगा आप, फिर तीसरे आम चुनाव होते हैं। तीसरे आम चुनाव में क्या होता है? 1962 में तीसरे आम चुनाव हुए, और आपको पता होगा 1962 में एक काम और हुआ था, भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ था। इस चुनाव में जनसंघ को बढ़त मिली, पहले की तुलना में जनसंघ अब 14 सीटों पर आ गई। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ पार्टी को, अब फिर आगे जब चुनाव होंगे उसमें 32 सीट मिली। आपको क्या दिख रहा है? लगातार जनसंघ पार्टी हर अगले चुनाव में जनसंघ पार्टी को, भारतीय जनसंघ पार्टी की सीट बढ़ती जा रही है, पर उनकी रफ्तार बहुत कम है। चुनाव के 1 साल बाद 1967 में क्या हुआ? चुनाव हुए, जनसंघ को 32 सीट मिली। चुनाव के 1 साल बाद यानी 1968 में जनसंघ का जो संस्थापक था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका निधन हो गया।
इसके बाद 1969 में, भाई 1968 में किसका निधन हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी अब जो ये भारतीय जनसंघ पार्टी है उसका अब अध्यक्ष किसे चुना गया? अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। बहुत ही फेमस व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी। 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव हुए। यानी सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 1971 में पहली बार जनसंघ चुनाव लड़ने जा रहा है और केवल 23 सीट मिली। यानी पिछले चुनाव में 32 सीट थी, इस बार जनसंघ पार्टी को पहले की तुलना में कम सीट मिली। सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता रहे हैं और उनकी अगुवाई में भी मतलब बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं मिल पा रही हैं। इसका मेन कारण क्या है कि शुरुआती समय की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में कोई भी पार्टी कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पा रही थी। तो 1973 में पार्टी की कमान, अब मैंने आपको क्या बताया था, 71 में चुनाव होता है और किसकी अध्यक्षता में उस टाइम पर भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। परंतु पार्टी को ज़्यादा सीट नहीं मिली। तो 1973 में पार्टी क्या करती है, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता लाल कृष्ण आडवाणी को। आपने तो सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अच्छी जोड़ी रही है। कई बार लाल कृष्ण आडवाणी को किंग मेकर बताया जाता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान है उसको प्रधानमंत्री बनवाने में। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ अब एक फाइनल ये तय हो गया कि यार कोई भी पार्टी है ना, मतलब फाइनली कांग्रेस को हरा नहीं पा रही। और ऊपर से आपको पता होगा इंदिरा जो कार्य डिसीजन ले रही थी उससे बहुत सारे लोग ना खुश थे। तो ऐसे में बहुत सारी पार्टियों ने एक फैसला लिया कि ऐसा करते हैं, सारी पार्टियां, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन बना लेती हैं। सारी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। भाई हमें सबका एक ही टारगेट है, हमें इंदिरा गांधी को हराना है। ठीक है, इंदिरा गांधी को हराने के लिए यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, महागठबंधन बनाया गया। और जो ये महागठबंधन बनाया गया, आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल लगा दिया था। और आपातकाल के दौर में महागठबंधन के जितने भी नेता थे उन सबको पकड़ के जेल में डाला गया। और इस महागठबंधन में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां शामिल हो गई थी। उन शामिल हुई पार्टियों में एक पार्टी जनसंघ भी थी, भारतीय जनसंघ पार्टी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी, यानी लाल कृष्ण आडवाणी वाली पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। अब होने जा रहा है, ये डिसाइड होगा कि भैया महागठबंधन जीतेगा या इंदिरा गांधी जीतेगी। 1977 की बात है, 6ठी लोकसभा के चुनाव होते 1977 में। जैसे ही 1977 में आपातकाल हटता, 1977 में फिर चुनाव होते, इंदिरा गांधी चुनाव करवाती है। और इस चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। और जिस महागठबंधन को हम यहाँ पर बोल रहे थे ना, एक महागठबंधन महागठबंधन के तहत जो पार्टी बनाई गई थी, जनता पार्टी थी वो। यानी जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक बड़ी पार्टी बना ली है, जिस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। और जनता पार्टी को 302 सीट मिली। और जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मोरारजी देसाई पीएम बने। मोरारजी देसाई को क्या बना दिया गया? मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बन गए। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बना दिया गया? इनको विदेश मंत्री बना दिया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना व प्रसारण मंत्री बना दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने भर से भी अब आगे देखिएगा इसमें क्या होता है। आंतरिक कलह के कारण, मैंने बताया कि छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया था। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत नेता हो जाते हैं एक साथ अलग अलग विचारधारा के, तो उनमें क्या हो गया, आपस में झगड़ा रहने लगे। आंतरिक कलह के कारण आपको पता होगा ये सरकार पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। और 30 महीनों के भीतर ही जनता पार्टी विघटन हो गया, टूट गई। कई पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया। यानी जो महागठबंधन था जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां शामिल हो रखी थी, उस कई छोटी छोटी पार्टियां जनता पार्टी से अलग हो गई। मोरारजी देसाई ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। और जब मोरारजी देसाई इस्तीफा दे देंगे तो जून 1979 में चौधरी चरण सिंह ने पीएम पद की शपथ ली। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या अचानक से अलग से चुनाव हुए? क्या नहीं हुए ना।
आंतरिक कलह के कारण ही मतलब जो मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, फिर बाद में किसको पीएम बनाया गया? चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया गया। कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन देने का वादा किया था। कैसे क्या? चौधरी चरण सिंह किसके बलबूते पर मतलब पीएम बनने जा रहे हैं? चौधरी चरण सिंह की तरफ कुछ एमपी थे, उन्होंने कांग्रेस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप बनिए प्रधानमंत्री, टेंशन क्यों लेते हैं। चरण सिंह को समर्थन देने का वादा किया था किसने? कांग्रेस ने। लेकिन जैसे ही बारी आई चौधरी चरण सिंह को लोकसभा में ये साबित करना था कि उसके पास बहुमत है, तो कांग्रेस क्या हो गई? इस बात से मुकर गई। यानी ये नहीं कहते धोखा, पहले वादा कर दिया कांग्रेस ने, चौधरी चरण सिंह चिंता मत मानो, हम आपका साथ देंगे, पर जब सही मायने में साथ देने की बारी आई संसद में, तब वो अपने वादे से मुकर गई। धोखा और राजनीति में ये आम बात है। तो डियर ये होता है कि नतीजा ये हुआ 1980 में फिर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। अब देखिए, इधर से मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया और उसके जस्ट कुछ समय बाद चौधरी चरण सिंह, बहुत जल्दी ही कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दिया ही नहीं, लोकसभा का एक बार भी सामना कर ही नहीं पाए, और जल्दी ही फिर 1980 में फिर दोबारा से चुनाव करवाए जा रहे हैं। 1980 में जो चुनाव करवाए जा रहे हैं इसके बारे में याद रखना, ये 7वीं लोकसभा के चुनाव थे। 1980 में जो चुनाव होते हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी ने जनता पार्टी के नाम पर ही लड़ा। अब 1980 की बारी आ गई है। अब भारतीय जनसंघ पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी वाली पार्टी के सामने एक चैलेंज था कि यार एक काम तो ये किया जा सकता है कि जनसंघ पार्टी बिल्कुल अपने दम पर अलग से चुनाव लड़े, परंतु नहीं, भारतीय जनसंघ पार्टी ने फैसला करा कि हम जनता पार्टी के तहत ही हम चुनाव लड़ेंगे। और चौधरी चरण सिंह ने भी जनता पार्टी एस के नाम से चुनाव लड़ा। मतलब जनता पार्टी एस एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एस एक तरफ। यानी एक तरफ है अपने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी हैं और एक तरफ चौधरी चरण सिंह हैं। फाइनली मतलब और बड़ी बड़ी पार्टियां तो हैं ही, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। 1980 का चुनाव है। जनसंघ के साथ जनता पार्टी को महज 31 सीट मिली। अरे मतलब कहते थे ना, अरे जनता पार्टी में मिलकर भी अगर चुनाव लड़ लिए तो जनसंघ को मिला क्या? केवल 31 सीट। अरे 1980 में केवल 31 सीट मिली और कांग्रेस को फिर 353 सीटों के साथ सरकार बनाई गई। देखिए 1980 का टाइम है, 1980 आ गई है। एक बात याद रखना, अभी तक कांग्रेस अच्छी पोजीशन में चल रही है। बस एक बार जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी अराउंड लगभग 2 साल के लिए, उसके बाद तब से लेकर अब तक 1980 तक लगातार कांग्रेस को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। 7वीं लोकसभा की करारी हार, मतलब आपको पता ही होगा 1980 में जो चुनाव हुए थे वो 7वीं लोकसभा थी। 7वीं लोकसभा में मतलब करारी हार हुई। किसकी हार हुई करारी? भारतीय जनसंघ की और जनता पार्टी की करारी हार। जब इतनी जबरदस्त हार होगी तो बेइज्जती किसको महसूस होगी? बेइज्जती महसूस होगी लाल कृष्ण आडवाणी को, बेइज्जती महसूस होगी अटल बिहारी वाजपेयी को। तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, अब ये जनसंघ, भारतीय जनसंघ बहुत हो गया, अब है ना पार्टी का नाम बदलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 7वीं लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, 1980 के चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनसंघ पार्टी के नेता के लोगों ने सोचा कि अब उन्हें पार्टी का नाम बदला जाए और भारतीय जनसंघ पार्टी का नाम बदलकर बीजेपी कर दिया गया। बीजेपी, जो आपको पता होगा मोदी जी वाली पार्टी बीजेपी। अब एक पॉइंट बताइए, यहां पर बीजेपी पार्टी बन गई। एक बात याद रखना, बीजेपी क्या है? वही भारतीय जनसंघ पार्टी है जो आगे जाकर बीजेपी बन गई। 6 अप्रैल 1980 के चुनाव में हार हुई थी और 1980 में ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनकर तैयार हो गई। अप्रैल 1980 में बीजेपी पार्टी बनकर तैयार हो गई। अब बीजेपी पार्टी बनकर तैयार हो गई, भाई बीजेपी वाले पूरे जोश में, भारतीय जनसंघ पार्टी वाले ही तो हैं सारे, अब पूरे जोश में हैं। अब हुआ क्या, अब 1984 के अपने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली। अब फाइनल चुनाव कब होगा? 1984 में फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। अब वो बोलेंगे 1980 में चुनाव क्यों हुए यार, पहले चुनाव 1980 में हुए थे, इसके हिसाब से तो 1985 में चुनाव होने चाहिए थे। बट हुआ क्या, 1985 में चुनाव
1985 में चुनाव होने चाहिए थे, बट आपको पता होगा 1984 में ही फाइनली इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और वहीं फिर दोबारा से चुनाव होगा। और 1984 के चुनाव में इसलिए भी बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं मिली, इतनी कम सीटें उसको इसलिए मिली हैं क्योंकि आपको पता है सिंपैथी की वोट, भाई इंदिरा गांधी मर गई, लोग भावुक हो गए, इंडिया के लोग भावुक हैं और कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिल गई और इस प्रकार से मतलब बीजेपी को बहुत बुरी हार होती है। 1900 बीजेपी, अरे बीजेपी नाम रखे जाने के बाद तो बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है और केवल 2 सीट मिली हैं। और इस टाइम पर बीजेपी का अध्यक्ष कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, पूरे देश में सिर्फ 2 सीट। वाह, गजब की बेइज्जती। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली। अब हुआ क्या भाई, अब बेइज्जती हो गई है अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी बोले भाई मैं अब बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, तुम बन लो यार, बहुत बेइज्जती हो गई है। तो अब ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को आगे कर दिया गया। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद की बात करते हैं हम। अरे भाई 1984 में चुनाव हुए थे, 1984 के बाद के चुनाव के बाद तो अगले चुनाव 1989 में ही होंगे ना, 5 साल बाद। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये तो आपको पता होगा 8वीं लोकसभा थी जिसमें बीजेपी को केवल 2 सीट मिली थी और बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई थी। अब 1989 को खास याद रखना, ये बहुत ही गजब साल है क्योंकि 9वीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यहीं से गठबंधन की राजनीति का दौर स्टार्ट हो जाएगा। यानी 1989 से ऐसा टाइम आ जाएगा जब अभी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टी को ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी, सब पार्टी को थोड़ा थोड़ा सीट मिलेगा और सब पार्टियां मिलकर मतलब सरकार बनाएंगी। गठबंधन का दौर आ गया, यानी सही मायने में गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाती है। 9वीं लोकसभा 1989, बीजेपी को 89 सीट मिली। याद रखना कितना इंटरेस्टिंग है, 1989 की बात है और 89 ही सीट मिली बीजेपी को। अरे पहले की तुलना में बहुत अच्छा है। 1984 में तो सिर्फ 2 ही सीट थी ना, 2 सीट से 89 सीट, वाह। और बीजेपी ने जनता दल को समर्थन देकर, अब बीजेपी को इतनी सीट तो नहीं आई ना, बीजेपी को इतनी सीट तो नहीं आई ना कि वो खुद की सरकार बना ली। तो बीजेपी ने क्या किया, जनता दल को समर्थन कर दे दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह की कुछ समय बाद आपको पता होगा बीजेपी से इनकी दरार पड़ जाएगी क्योंकि वीपी सिंह ने क्या किया, ओबीसी वोट हासिल करने के लिए मंडल आयोग लागू कर दिया 1990 में। अरे 1989 में तो यार वीपी सिंह प्रधानमंत्री बना है, अगले ही साल 1990 में उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। मंडल आयोग, इस बारे में आपको पता होगा, मंडल आयोग की ओबीसी जाति के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाएगा और यहीं से ओबीसी जाति को 27% आरक्षण दे दिया वीपी सिंह ने। इस बात से बहुत नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? इस बात से नाराज हो जाएंगे बीजेपी वाले। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ये काम मत करो यार, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तुम ये जाति के नाम पे जो आरक्षण दे रहे हो ना, इसके कारण क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जाति के नाम पर ही लोग वोट डाले जाएंगे, जाति के नाम पे लोग बट जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमारे लिए राजनीतिक तौर पे बहुत नुकसानदायक है। 1989 में ही बीजेपी ने राम मंदिर का समर्थन भी किया। ऐसे में उस टाइम पर जैसे आपको पता होगा हिंदू महासभा की तरफ से ये मांग लगातार उठाई जा रही थी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। ये मांग शुरुआत में बीजेपी ने नहीं उठाई थी, पर बीजेपी ने 1989 में सोचा कि क्यों ना हम भी ये नारा लगा दे कि हाँ राम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। क्या पता ऐसा करने से हमें राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, और ऐसा हुआ भी। 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर का समर्थन कर दिया। उसी टाइम पर आपको पता होगा उन्होंने कह दिया कि हाँ भैया राम मंदिर का समर्थन उन्होंने दे दिया है यहाँ पर 19 और याद रखना इसी टाइम पर क्या हो गया, अभी जैसे मैंने आपको बताया था वीपी सिंह जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे उसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था, पर वीपी सिंह ने बीजेपी की ये बात नहीं मानी। वीपी सिंह ने बीजेपी की ये बात नहीं मानी कि बीजेपी का ये कहना था मंडल आयोग की रिपोर्ट को मत लागू करो, पर बीजेपी के मना करने के बावजूद भी वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। जैसे ही 27% आरक्षण दे दिया गया, ऐसे ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी वाले नाराज हो गए और उन्होंने वीपी सिंह का सपोर्ट खींच लिया।
कहा है कि हम नहीं करते तुम्हें सपोर्ट तुम्हारी पार्टी को, और ऐसा करने से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। तो ऐसे में फिर कांग्रेस आगे आती है और कांग्रेस कहती है चंद्रशेखर को, कांग्रेस कहती है कि 1990 में ही ऐसा है कि यार हम आपको सपोर्ट करते चंद्रशेखर जी, आप पीएम बनिए। और 1990 से लेकर 1991 तक चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनते कांग्रेस के सपोर्ट से, पर कांग्रेस लंबे टाइम तक सपोर्ट देने के मूड में थी नहीं। देखते हैं क्या होता है। पर एक बात याद रखना, 1990 में एक काम होता है, लाल कृष्ण आडवाणी ने, देखिए 1989 में क्या हुआ था, 1989 में बीजेपी ने ये कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, और अगले ही साल 1990 में क्या हो रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल दी। क्या निकाल दी? रथ यात्रा निकाली है। रथ यात्रा यानी एक रथ है, सोमनाथ गुजरात में है, गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई। यानी बहुत सारे जो कार सेवक हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग यानी जो ये चाहते हैं कि मतलब राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद को गिराया जाना चाहिए, और इस टाइप की विचारधारा जो रखने वाले लोग थे, वो बहुत सारे गाड़ियों में बैठ कर मतलब ये लगा लो कि सोमनाथ से अयोध्या की तरफ चलने लगे। इसको रथ यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाल कृष्ण आडवाणी है वो तो रथ पे बैठे थे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी को बताया गया था, सब जानते थे यार तुम जा रहे हो यूपी में, अयोध्या में जा रहे हो, बाबरी मस्जिद को तुम गिराओगे, वहाँ पर मंदिर बनाने की बात करोगे, ऐसा करने से हिंदू और मुसलमानों में दंगे हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को पता था, बट फिर भी उन्होंने काम किया, क्योंकि उनको पता था दंगे में कुछ लोग मरेंगे तो क्या है, मरेंगे तो मरेंगे, पर ऐसा करने से राजनीतिक तौर पर उनको फायदा हो सकता था। ये इसलिए चाल उन्होंने चली कि उन्होंने कहा कि यार वीपी सिंह, तुम अपना आरक्षण के नाम पे वोट मांग रहे हो ना, ठीक है, तुम्हारे पास तुमने ये चाल चली ना, मंडल की चाल चली, तो हम कमंडल की चाल चलते। कमंडल मतलब धर्म, ठीक है, कमंडल की राजनीति यहीं से स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। 1989 से मंडल कमंडल की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। और एक बात याद रखना, बाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, बीजेपी को लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यानी आडवाणी को, रथ यात्रा को देश भर में बीजेपी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। और याद रखना 1991 में क्या कर दिया गया, बीजेपी ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, मुरली मनोहर जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो ये रथ यात्रा निकाली गई थी, इसका फ़ायदा देखिए अगले ही साल क्या होता है, 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव होते और बीजेपी को 121 सीट मिलती। समझ में आया? अरे मैंने कहा रथ यात्रा 1990 में निकाली गई, 90 में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और 91 में आकर क्या हो रहा है, 121 सीट मिली। समझ में आया? 121 सीट, यानी बीजेपी फिर अच्छी कंडीशन में आ गई है बीजेपी दोबारा से। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखना है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, बट एक बात तय होगी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने समर्थन से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनाई। 1991 में क्या होता है भाई, कांग्रेस, किसी को सीट ज़्यादा तो मिली नहीं, पर कांग्रेस ने छोटी छोटी पार्टियों के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई है, और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बना पीवी नरसिम्हा राव। 1993 में पार्टी की एक बार फिर कमान लाल कृष्ण, 1993 में एक बात और होती है, फिर आपको पता होगा लाल कृष्ण आडवाणी को दोबारा से पार्टी की कमान सौंप दी जाती है। 1996 में लोकसभा चुनाव में, भाई 91 में चुनाव होंगे तो अगले चुनाव 1996 में होंगे ना, 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 163 सीट मिली। अब भाई बहुत अच्छी कंडीशन पे आ गई बीजेपी। अब देखना लगातार बीजेपी की कंडीशन सुधरती रहेगी। 163 सीट 1996 में, बट हुआ क्या, बीजेपी को सबसे ज़्यादा, बाकी पार्टियों की तुलना में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली, पर इतनी ज़्यादा सीट तो नहीं है ना कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। छोटी छोटी पार्टियों के सपोर्ट से उन्होंने सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी 1996 में, क्योंकि उसको 163 सीट आई थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। यानी सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने का, केवल 13 दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के पास है। तो ऐसी कंडीशन में आप डियर ये भी जानने की कोशिश करना, एक बार फिर क्या होता है, जब 13 दिन बाद आपको पता है अचानक से सरकार गिर जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो एक बात तो डैम श्योर है ना यार, 13 दिन बाद ही अलग से चुनाव तो कौन करवाएगा यार।
अब इतना 13-13 दिन बाद आम चुनाव होने लगे तो देश का तो बेड़ा गर्क ऐसे ही हो जाएगा। तो हुआ क्या, फिर छोटी-छोटी कई पार्टियों ने यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से और सीपीआई पार्टी के सहयोग से 1996-97 में एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर बाद में एच.डी. देवगौड़ा को बाद में जब कुछ दिक्कत आती है महागठबंधन में आमतौर पर दिक्कतें आ जाती है, दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट नाम का दूसरा गठबंधन बनता है और इंदर कुमार गुजरात को 1997-98 के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये सारे प्रधानमंत्री सिर्फ एक एक साल के लिए बन रहे हैं। 1998 में फिर चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यार कैसे काम चलाया जाए जब सरकार चल ही नहीं पा रही है। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के फिर दोबारा उभरी है। पार्टी ने 183 सीटों पर जीत हासिल करी, पर सीट तो ज्यादा मिली 183, बट प्रॉब्लम ये है ना, बीजेपी को इतनी ज्यादा सीट तो नहीं मिली ना कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। फिर उसको छोटी छोटी पार्टियों से सपोर्ट लेना पड़ेगा और एक बार फिर 1998 में पीएम बन जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ एक साल तक प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर छोटी पार्टियां उसको सपोर्ट नहीं करती। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक साल पीएम बनने के बाद ही संतुष्ट होना पड़ता है और 1996 में फिर चुनाव करवाने पड़ते हैं और फिर दोबारा से 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर पूर्ण सीटों से आते हैं और इस बार वो मतलब अच्छे तरीके से पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। 1996 के बाद 2004 आएगा, बीजेपी एक नारा लगाएगी, इंडिया साइनिंग, इंडिया साइनिंग। पर होता क्या है, होता ये है बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं मिली, बीजेपी को केवल 144 सीट मिलती है और कांग्रेस पार्टी को भी हालांकि इतनी ज़्यादा सीट नहीं थी पर बीजेपी की तुलना में ज़्यादा थी। तो कांग्रेस पार्टी ने और छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक पॉइंट और नोट करेंगे, भारतीय जनसंघ ने किस प्रकार विचारधारा पर जोर दिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, भारतीय जनसंघ जो पार्टी है उसने किस विचारधारा पर जोर दिया। भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर जोर दिया। यार एक बात बताइए, यार एक संस्कृति भारत में कैसे हो सकती है? इसका मतलब समझ रहे हो, एक संस्कृति, इसका संस्कृति का मतलब है हिंदुओं की एक अलग अलग संस्कृति है, मुसलमानों की अलग संस्कृति है। तो एक बात बताओ, हमारे देश में एक संस्कृति कैसे रह सकती है? इसका इनडायरेक्ट वे में मतलब ये है कि यार मतलब तुम मुसलमानों को यहाँ से मार के भगाओ, क्योंकि एक ही देश हो सकता है और एक ही संस्कृति हो सकती है। तो ये भारतीय जनसंघ पार्टी की सोच है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? मैंने पहले ही बताया 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। एक जैसे आपको एक कंडीशन दी गई है यहाँ पर, उसके बारे में सोचिएगा। यदि पहले आम चुनाव हुए थे, आपको पता है पहले आम चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी, मान लो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट ना मिली होती और मान लो भारतीय जनसंघ पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली होती, मान लो, तो फिर भारतीय जनसंघ पार्टी अगर बनी होती, उसकी सरकार बनी होती, तो भारत में क्या क्या खास चेंज आ सकती थी? देखो एक चेंज तो क्या आता है, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मान्यता प्रदान कर दी थी। होता क्या कि भारतीय जनसंघ पार्टी ये करती कि भाई ये देख, पूरे देश की राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। कई लोग इस पे कह रहे होंगे यार बहुत बढ़िया बात है, जनसंघ पार्टी तो बहुत सही कह रही है। यार कैसे सही कह रही है? भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कि एक ही भाषा सब पे थोप देते ना, देश टूट सकता था। कभी डिटेल में बताएंगे आपको इस बात को। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध, क्योंकि हम कई बार छोटे छोटे धर्म है, जैसे भारत में अल्पसंख्यक है, सिख धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हम उनको कई बार थोड़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं, ये सोच के कि यार ये अल्पमत में है, इनकी अल्पसंख्यक है, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो। परंतु आपको पता होगा ये तो भाई जनसंघ वाले तो डायरेक्टली खुलकर हिंदुओं की बात करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अगर सरकार बनाते ना तो अल्पसंख्यकों को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का, ये मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट ये नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पर और अगर जनसंघ की सरकार बनती, तो जनसंघ पार्टी की सरकार बनती, तो ये और क्या कर सकते थे। सन 1964 के बाद आपको पता है 1962 के चुनाव में 1962 में आपको पता होगा भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत हार गया था और भारत ने जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया था, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। तो जैसे 1962 में भारत हार गया, तो भारत को एक बात समझ में आ गई, यार हमें परमाणु बम बनाना पड़ेगा, वरना इसके बगैर तो कभी भी चाइना भारत पे आक्रमण कर देगा, ऐसे तो चलता नहीं, ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा था कि कम से कम ये एक काम जरूर कर देते, परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए भारत में परमाणु बम बनाने के लिए जल्दी कोशिश करते। सन 1964 के बाद से ही भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का प्रयत्न करती, मतलब इनकी इच्छा ज़्यादा थी, मतलब परमाणु बम जल्दी बनाया जाए, जल्दी बनाया जाए। ये एक अच्छा पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये ठीक लगा इनको। भारतीय जनसंघ हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का समर्थन करती है, आपको पता ही होगा हिंदुत्व के प्रचार करती है अभी।
भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात करती है। आपको पता, अगर ये क्या करती, अगर भारतीय जनसंघ पार्टी बनती तो इनका विचारधारा ये था कि भारत और पाकिस्तान अलग देश नहीं बनना चाहिए, भारत और पाकिस्तान एक ही देश होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। भारतीय जनसंघ पार्टी ने गुट निरपेक्षता, ये बात इन्होंने कम से कम, जो कांग्रेस ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट किया था कि हम ना तो रशिया वाले गुट में शामिल होंगे, ना अमेरिका वाले गुट में शामिल होंगे, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, तो इस चीज़ का इन्होंने नेहरू का सपोर्ट किया था। तो एक पॉइंट याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनसंघ पार्टी का एक प्रमुख नेता और भी था जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसकी एक थ्योरी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं अलग से एक डिटेल में आपको बनाऊंगा। वर्तमान में कौन सी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश में वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है? मोदी जो काम कर रहे हैं 2019 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद से, तो 17वीं लोकसभा इस समय पर कार्य कर रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक बार थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये पॉइंट याद रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैंने बताया था कि भारतीय जनसंघ जो पार्टी है उसकी स्टार्टिंग करवाने वाले 1951 में यही मैन आदमी, अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के रूप में, कांग्रेसी मंत्री के रूप में उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला है। देखो ये गैर कांग्रेसी, इन्होंने बोला पहल एक गैर कांग्रेसी थी और इन्होंने वित्त मंत्रालय, इनको पद मिला था। पहले जो मंत्रिमंडल बनाया था नेहरू ने, उसमें इनको स्थान मिला था। तो भारतीय राजनीति में पहले व्यक्ति जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष, आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, क्योंकि वहाँ पर आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, भारत का अलग संविधान था, और जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए थे। देखिए मेरे अनुसार ये चीज़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बात मुझे अच्छी लगी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को अलग से बेनिफिट नहीं देना चाहिए, जैसे बाकी राज्यों के साथ व्यवहार किया जाता है ऐसा ही जम्मू कश्मीर के साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिए। भारतीय राजनीति में पहले व्यक्ति जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, बिल्कुल सही बात है। 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी, पहले बता चुका हूँ। और देखो इनकी एक बात मैंने बताई थी, एक देश में दो विधान, दो कानून नहीं चल सकते भाई। इन्होंने सही कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बात अच्छी है। दो विधान का मतलब दो कानून यार, बाकी भारत के लिए अलग कानून, जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून। कैसे भाई? दो निशान नहीं चलेंगे यार, मतलब हमारा झंडा अलग, अच्छा जम्मू कश्मीर का झंडा अलग, कैसे भाई? दो प्रधान नहीं बनेंगे, अच्छा पूरे बाकी के भारत में प्रधानमंत्री ही चलेगी और जम्मू कश्मीर में वहाँ के मुख्यमंत्री की चलेगी इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं चलेगा भाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1953 में बिना परमिट के कश्मीर में दौरा किया उन्होंने, यानी जम्मू कश्मीर वाले लोगों से परमिशन ली और वहाँ पर दौरा कर दिया। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और वहाँ के जो तात्कालिक चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। भैया कैसे आ गया, बगैर परमिट कैसे आ गए? और उसी टाइम पर इनकी कैसे मौत हो गई, क्या हुआ, कैसे मरेंगे, इसके बारे में किसी को अब तक कुछ पता नहीं है। ठीक है। अब ऐसे में डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतने, बाकी पढ़ेगा हम नेक्स्ट क्लास में।